जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, हमारा नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग लॉ ऑफ मोशंस का क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। फिलहाल इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग लगभग 19 से 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बेटा, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है सेकंड पार्ट का। शायद ये क्वेश्चंस हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था, फिर भी कोई ना समझो। एक यम द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा गया है। यह 3 भागों में विस्फोटित हो जाता है। कितने भागों में विस्फोटित हो रहा है बेटा? 3 भागों में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार का, जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 2:2:1 है। यदि समान द्रव्यमान वाले भाग एक दूसरे से लंबवत दिशाओं में v चाल से चलते हैं तो तीसरे हल्के भाग की चाल पूछा गया। तो इसके लिए आपको बोलना है, आपको बताया गया पहले एक यम द्रव्यमान का मास है जिसकी इनिशियल विराम अवस्था में है ना बेटा, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलेंगे। कुछ समय बाद ये 3 भागों में विभक्त हो जाता है और इस प्रकार से तीनों विभक्त जो पार्ट है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। 2 पार्ट बोला है जिनके द्रव्यमान समान है 2 और 2, ठीक है ना। जो द्रव्यमानों का अनुपात है 2:2:1 दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो जो 2 समान द्रव्यमान वाले कण हैं वो समकोण पर चले जा रहे हैं, समकोण पर समान चाल से जा रहे हैं। इसका भी चाल v और इसका भी चाल v है बेटा। जो हल्का द्रव्यमान है एक, इसका चाल निकालना है v डैश, ठीक है। तो हम लोग संवेग संरक्षण का नियम पढ़े हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आपका तो पूरा 0 आया है, इनिशियल मोमेंटम आपका 0, फाइनल मोमेंटम p2, जो कि आप तीनों के मोमेंटम को क्या करोगे? सम करोगे। मतलब पहले 2 समान का हम लोग क्या कर लेते हैं? रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ये दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा किस प्रकार से निकलेगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा इस प्रकार से। ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ये मोमेंटम पता है ना बेटा, हम लोगों ने इसका मोमेंटम निकाला है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इसका 2 है, वेलोसिटी v है, इसका भी मास और वेलोसिटी समान है, ठीक है ना। 2 समकोण पर जाने वाले जो 2 कण हैं उनके मास और वेलोसिटी दोनों समान है। तो उन लोगों का हम लोग क्या निकाले? मोमेंटम का रिजल्टेंट निकाले। तो इस प्रकार से निकल रहा है 2v√2, 2v√2, 2v√2। ये हम लोगों ने इसका मोमेंटम ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं बेटा 2v√2 जो कि इस थर्ड के कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में है, थर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम लाइन में है। तो क्या होंगे? 1v डैश बराबर 2v√2, ठीक है। इस प्रकार से तो हम लोग देखते हैं बेटा v डैश इज इक्वल टू मिलता है 2√2v, v को पीछे कर लो। तो हम लोग ने देखा कि जो थर्ड हल्का जो पार्टिकल है उसकी चाल कितनी आई? 2√2v। जो पहले का जो पहले 2 पार्टिकल जो समकोण में जा रहे हैं समान द्रव्यमान वाले, उनके वेग का 2√2 गुना होता है जो तीसरे हल्के पार्टिकल है इसकी चाल। क्लियर है? ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा बेटा? आंसर करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 2ik प्लस 25jk 20ik 25jk माइनस 12kk वेग के साथ वायु में उड़ रहा है। एक पिंड अचानक अनुपात 1.5 के द्रव्यमानों में 2 खंडों में टूट जा रहा है बेटा, ठीक है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम इस पर भी लगेगा। छोटे द्रव्यमान का खंड, इसका वेग दिया हुआ है, छोटे द्रव्यमान का खंड का उड़ने लगता है। बड़े खंड का वेग ज्ञात करना है, बड़े खंड का वेग ज्ञात करना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको पता है क्या? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब इसका जो मास है, इसका मास मान के चलो कितना होगा? 2 खंडों में टूटने वाले जो द्रव्यमान है वो 1:5 में है, ठीक है ना। 2 खंडों में जो टूट रहे हैं द्रव्यमान 1:5, तो हमारा टोटल द्रव्यमान कितना होगा? 6 हो जाएगा। 5 और 1 6। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा हुआ है? 20ik प्लस 25jk माइनस 12kk बराबर ध्यान दीजिएगा फाइनल मोमेंटम कितना होगा? पहले का मास इंटू वेलोसिटी, पहले का मास इंटू वेलोसिटी, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है पहले का। तो 1 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है बेटा? 100 i के प्लस
35 जे केफ माइनस में बेटा 8 के केफ प्लस, ठीक है, इसको प्लस लेंगे। अब बोला गया है बड़े खंड का वेग क्या है, बड़े खंड का मास कितना है, 5 है, बड़े खंड का मास 5 है और इसकी वेलोसिटी पता करनी है, वी डैश से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब ध्यान दो, सीधे सीधे इधर ही करेंगे बेटा, मैं शॉर्ट में अभी तो ये इतने करने की भी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना, फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए हम लोगों ने लिख दिया है, यहीं के यहीं आप लोग उड़ा सकते हो डायरेक्ट प्रश्न में। इसको मैं गुना करूं 6 दूनी 12, 120 आई केफ हो जाएगा और इधर आई केफ को सॉल्व करूं तो 100 आई केफ हो जाएगा, ठीक है बेटा, 100 आई केफ हो जाएगा। ये दोनों को अगर इधर लाऊंगा, पक्षांतर करूंगा, माइनस करूंगा तो 120 में आई केफ 100 आई केफ को घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 20 आई केफ। फाइनली आपका कुछ आंसर बचेगा, तो जो 5 है ये पूरे जो नीचे के पदों में विभक्त हो जाएगा, मतलब 5 का डिवाइड करोगे तो 520 हो जाएगा। तो शुरू में 4 आई केफ आपको देखने के लिए मिलेगा, बड़े खंड के वेग में आपको जो 4 आई केफ है वो शुरू में देखने के लिए मिलेगा। तो इस ऑप्शन में पहले मैच कर लो, पूरा पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क करिएगा, ठीक है ना। तो पहला मैच करिएगा आप, 4 आई केफ 100 आई केफ 20 आई केफ 20 आई केफ, तो 100 ही आ रहा है ना हमारा, फर्स्ट जो आई केफ की जो वैल्यू है वो 4 के डिजिट में आ रही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए पूरा पूरा आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, किसी क्षैतिज समतल में एक चट्टान में विस्फोट के कारण उसके 3 भाग हो जाते हैं, फिर भी चट्टान है, अब चट्टान रखा हुआ है, इस विरामावस्था में रखा हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब विरामावस्था में है तो इसका प्रारंभिक जो मोमेंटम है, संवेग है, वो 0 लेना है बेटा। 2 भागों में पहला भाग का द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg, 12 मीटर के वेग से चल रहा है, दूसरे भाग का द्रव्यमान 2 kg और ये 8 के वेग से चल रहा है, 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि तीसरा भाग 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर इसको करते हैं, ठीक है ना, चट्टान है, ठीक है ना, कुछ द्रव्यमान है इसका, 2-3 भागों में टूट रहा है, ये भी कितने भागों में टूट रहा है बेटा, ओके, उसके 3 भाग टूट रहे हैं, ठीक है ना। पहला का द्रव्यमान 1 है, दूसरे का द्रव्यमान 2 है, तीसरे का द्रव्यमान पता करना है बेटा। तो हम लोग देखते हैं, जो 1 kg है, 1 kg इसका द्रव्यमान कितना है, सॉरी वेग कितना है, 1 kg वाले का वेग है 12, 2 kg वाले का वेग कितना है बेटा, 2 kg वाले का वेग कितना है, 2 kg वाले का वेग है 8, 2 kg वाले का वेग है 8, ठीक है। तीसरा जो है 4, हमको मास पता नहीं है, 4 kg इसका वेट है, 4 kg, 4 इसका वेलोसिटी है बेटा, 4 इसका वेलोसिटी है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो 8 दूनी 16, 16 का वर्ग निकलेगा, प्लस 12 का 12, 12 का वर्ग निकलेगा, तो ये निकालोगे आप 100, 256, 16 का वर्ग और 12 का 144, ये निकल गया, तो ये हो गया 12, ये दोनों जोड़ोगे इसको तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा √20, मतलब आंसर आ जाएगा 20, मतलब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आया कितना है, 20 आया, और इसके मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, किसके मोमेंटम के, जो थर्ड पार्टिकल है उसके मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, ये सेम अपोजिट लाइन में है। तो अगर इक्विलिब्रियम मोमेंटम को कंजर्व रखना है, मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो आपको ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 5 20, तो हमारा मास कितना आ रहा है, 5 किलोग्राम, हमारा मास कितना आ रहा है, 5 किलोग्राम। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा, किसी क्षैतिज समतल में एक चट्टान के विस्फोट के कारण उसके 3 भाग हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट, अच्छा है, आपको बता दे रहे हैं बेटा, ये वाला जो प्रश्न आया था आपका नीट 2013 में प्रश्न आया हुआ है, AIPMT हुआ करता था, तो 2013 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वही वाला प्रश्न 2009 में पूछा गया था, मतलब 2009 में पहले बार आया था, यही को हम लोगों ने रिपीट देखे तो 2013 वाले प्रश्न में, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेम सॉल्यूशन देखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, यदि 1 kg द्रव्यमान की स्थिर बम फट कर 3 भागों क्रमशः 113 द्रव्यमान के अनुपात में विभक्त होता है, इसके समान द्रव्यमान वाले परस्पर लंबवत 30 मीटर प्रति सेकंड तो गति करता है, तब बड़े भाग का वेग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो 1:1:3 है, ठीक है। बोला क्या रह रहा है, जो परस्पर लंबवत गति करते हैं इनका जो वेग है वो भी समान है, तो इसके लिए आपको बताया था मेथड, ठीक है ना।
अगर मान के चलो कोई दो समान द्रव्यमान वाले यम द्रव्यमान वाले लंबवत समान वेग से चल रहे हैं, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? इसका दोनों का रिजल्टेंट आएगा mv√2 आएगा। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? mv√2। ये दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। अभी रिजल्टेंट किस प्रकार से निकालते हैं आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है ना। ये दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। और जो तीसरा कण है जिसका मास हमको नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता, ये तीसरा जो मोमेंटम है, तीसरा पार्टिकल का मोमेंटम पहले पार्टिकल के मोमेंटम के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो पहला जो हमारा कण है वो विरामावस्था में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब इसका मोमेंटम 0 लेंगे। तब हम लोग देखते हैं यम डेस वी डेस बराबर mv√2, ठीक है ना। आप सीधे सीधे इस वाले फार्मूला को एज अ ट्रिक फार्मूला आप यूज कर सकते हो, इसी से सॉल्व कर लेना बेटा। तो सॉल्व यहीं से कर लेते हैं। तो तीसरा जो है उसका वेग दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान, हाँ इसके बड़े भाग का, अच्छा मास दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वेलोसिटी निकालना है तीसरे बड़े भाग का, ठीक है ना। और हम लोग ने ट्रिक देखे थे जो समान है mv, मतलब पहले लिख देते हैं भाई यम डेस वी डेस बराबर mv√2, ठीक है ना। मतलब ये दो समान भाग जो परस्पर लंबवत है, ठीक है ना, समान चाल से चल रहे, उनका जो संवेग है उसका परिणामी है, तीसरे भाग का परिणामी, दोनों को बराबर कर दिए संवेग संरक्षण के नियम से। अब देखिएगा यम डेस दिया हुआ है 3 गुना वी डेस पता करना है। यम की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू कितनी है? 30 है। वी की वैल्यू कितनी है? 30 है, इंटू में √2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 दहम 30, तो वी डेस कितना मिल गया बेटा? 10√2 आंसर आपका, ठीक है ना। यही खेल कर देते बट आंसर सॉल्व कर दिए, बता दिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 2001 का प्रश्न है। 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका, ठीक है। 5 सेकंड पश्चात यह दो भागों में टूट जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड बाद क्योंकि ऊपर जा रहा है तो 5 सेकंड में कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी कम हुई होगी, तो इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड बाद निकाल लेते हैं। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? वो पता करते हैं हम लोग। 100 ग्राम, अच्छा तो v इजिकल टू u प्लस 80, ठीक है ना। तो 5 सेकंड के बाद हमको वेलोसिटी बताना है, इनिशियल वेलोसिटी 100 है, माइनस क्योंकि वस्तु ऊपर जा रहा है, माइनस एक्सेलरेशन कितना लेना है बेटा? 10 लेना है इंटू 5 और 5 और 10 50, और 50 में से 100 हो गया, फिर 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग हुआ, ऊपर फेंकने पर 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग, द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो वही करना है 1 गुणित 5 50 बराबर में जो फाइनल, ध्यान दीजिएगा 400 ग्राम द्रव्यमान का बोल रहे हैं, 1 भाग 25 मीटर वेग से नीचे आ रहा है, मतलब इसकी जो मोमेंटम होगी इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 kg गुना इसका वेग कितना है? 25 है। कितना है? 25 है प्लस फाइनल का मोमेंटम कितना? दूसरे भाग का मोमेंटम पता करना है। अब देखिएगा 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में से एक भाग का जो भार दिया हुआ है 400 ग्राम मास दिया हुआ है, दूसरा भाग 600 ग्राम होगा, 600 ग्राम मतलब 0.6 kg गुना इसका वेग पूछा गया है, वेग बताना है। तो सीधे सीधे 2500 बेटा कितना होता है? 100 होता है। 100 का मतलब दशमलव हटाओगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा 50 घन 10, ये हो जाएगा 60 बराबर बेटा 0.6 गुणित वी डेस, तो ये हो जाएगा 6 दहम 60, तो ये आंसर आ जाएगा 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100। आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उड़ते समय एक गोला 4 असमान भागों में विखंडित हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित है? पूरा हम लोगों ने चैप्टर भर ये वाले सेक्शन में ही पढ़े हैं। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है उसको अभी तक हमने जाना है, तो आसन कौन सा हो जाएगा? संवेग, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी, ठीक है ना, 4 भागों में विभक्त हो रहा है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा पी जो होगा, ठीक है ना, वो पूरे के मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यही होता है तो संवेग संरक्षण है, संवेग हमारा क्या हो जाएगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, संरक्षित क्या रहती है ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक आदमी बंदूक से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली दागता है, ठीक है। बंदूक 1 केजी द्रव्यमान का बंदूक के पीछे की ओर प्रतिक्षेप, तो याद रखिएगा मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन
वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेफिनेशन, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हमको क्या निकालना है, इसको प्रतिक्षेप, जो वेलोसिटी ऑफ गन है उसी को प्रतिक्षेप वेलोसिटी बोलते हैं, बड़ा वी जो दिख रहा है, तो वी निकालना है तो ये हो जाएगा स्मॉल वी कैपिटल यम, तो मान रख दो भैया, ठीक है ना। यम स्मॉल यम कितना दिया 10.2 ग्राम गुना वेलोसिटी कितना दिया 5, ठीक है ना, और गन का जो वेट है कितना दिया हुआ है 1 kg, 5 दूनी 10 कितना 5 दूनी 10.1, ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, 1 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते अगले प्रश्न पर। 5 किलोग्राम का एक पिंड रखा हुआ है जो 3 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है 1:1:3 के द्रव्यमानों में। क्या बोल रहे हैं, दो समान द्रव्यमान वाले दो कण लंबवत 21 मीटर प्रति सेकंड, इसके लिए बता दिए थे यम डेस वी डेस बराबर यम वी रूट 2, ठीक है ना। ये जो है तीसरे जो अलग खंड में जा रहा है उसका वेग बता रहा है, ठीक है ना, तो ये 3 है, गुना में इसका वेग पूछा गया है, ठीक है ना। मास कितना 1 है, वेग कितना है इनका 21 मीटर प्रति सेकंड 21, और ये रूट 2, ये 3 7 21, वीडेस बराबर बेटा 7√2, ये हमारा आंसर होगा। ये कहाँ से आएगा, आया है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया है, ठीक है ना। यदि दो बराबर द्रव्यमान वाले दो खंड समकोण या लंबवत पे गति कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा, उन दोनों का जो परिणामी होगा तीसरे, उन दोनों के संवेग का परिणामी तीसरे कण के संवेग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लघुत्तम बल QR के अनुसार परिवर्तित होगा, अच्छा, सदिश त्रिभुज PQR दिया हुआ है के अनुसार v वेग से गतिमान किसी कण पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। इस कण का वेग बोला गया लघुत्तम वाले QR पर परिवर्तित होगा, गलत है, ठीक है, बढ़ेगा बेटा, क्योंकि ध्यान दो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पर जो है, ठीक है ना, समान बल लग रहा है, मतलब यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, साम्यावस्था की, बलों का साम्यावस्था देख रहे हैं, बलों का साम्यावस्था देख रहे हैं, बलों का साम्यावस्था में देख रहे हैं, जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है, मतलब चेंज ऑफ फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा। तो देख रहे हैं बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, तो नियत रहेगा, तो सही बात है नियत रहेगा। साम्यावस्था में देखते हैं, बलों की साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है ना। नेट फोर्स 0 की कंडीशन में हम लोग बता सकते हैं इस कण का वेग, अगर नेट फोर्स 0 है तो कण का वेग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। हम लोगों ने गति के प्रथम नियम में समझा है, जड़त्व का नियम जिसको कहते हो, कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो कब तक गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगी, या जब तक उस पर नेट फोर्स 0 है तब तक उसका वेग समान रहेगा, एक समान जैसे बना रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा। इस पर क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर लगे 3 बल बोला है, इन बलों का परिणामी y दिशा के अनुदिश होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल का न्यूनतम मान। अच्छा, तो ये बताइएगा, अगर y दिशा में मुझे फाइंड करना है फोर्स को, y दिशा में मैं चाहूं कि बल जो है उसका नेट डायरेक्शन किधर हो, y डायरेक्शन में हो, तो जो x कंपोनेंट के जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं वो सब का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सिंपल। तो हम देखते हैं पहले तो 4n, मतलब इधर हम लोग देखते हैं 4 sin 30, 4 cos 30, 4 cos 30, 4 cos 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके की बात करते हैं 1 की, 1 cos 30, 1 cos 60 है ये, 1 cos 60, इधर बेटा 1 cos 30 60 डन है। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन सा फोर्स होगा, हाँ पूरे कंपाउंड हो गए, तो नेट फोर्स इसका ले लेते हैं 4 sin 30, ये निगेटिव में होगा, और कौन सा बल दिख रहा है रे, हाँ अरे सॉरी 2n भी दिख रहा है ना भाई, 2n दिख रहा है 2n, तो ये हो जाएगा 2n, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sin 30 हो जाएगा बेटा, हाँ डन है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं इसको एक ऐड कर दो, 1 cos 60 प्लस 2 sin 30, ठीक है, और ये माइनस में होगा बेटा, माइनस में 4 sin 30
और प्लस में एक्स, वो कंपोनेंट हमको बताना है जिसके कारण वाई डायरेक्शन में हमको नेट फोर्स मिलेगा। तो एक्स कंपोनेंट हम बात कर लेते हैं, वो 0 होगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है हमको, एक्स कंपोनेंट की फाइंड करना है। तो सबकी वैल्यू रख दो, cos 60 1/2, 1 गुणित 1/2 धन 2 गुणित sin 30 1/2 ऋण 4 गुणित sin 30 1/2 धन x बराबर 0, ठीक है ना। काट दो बेटा, काट पीट दो, ये 2 से 2 कैंसल, इधर बचा 1/2 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 ऋण 2 बराबर सॉरी धन x भी है, x बराबर 0 बच गया, ठीक है ना। अच्छा इसको करेंगे बेटा 1/2 ऋण 2 ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, 2 1 2 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा इधर एक प्लस एक्स भी है, इसको लेके चलना है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना -1/2, एक्स बराबर -1/2 सॉरी प्लस है 1/2 है, ये माइनस में 1/2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 1/2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, हाफ मतलब 0.5, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आसान था, सॉल्यूशन थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, एक एक स्टेप को लेकर चल गया ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। बाकी आप इधर ही खेल कर दोगे सबका, तो आपका इतना स्टेप छूट जाएगा। क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बेटा, क्या बोल रहा है, घर्षण का सीमा, अच्छा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य कथन है। तो देखते हैं, घर्षण बल अपेक्षित गति का विरोध करता है, फिलहाल के लिए तो सत्य है, मतलब स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है ना। स्थितिक घर्षण का सीमांत मान अभिलंब प्रतिक्रिया कल के अनुक्रमणपाती होता है, ये भी सत्य है। कथन सत्य है, स्टेटमेंट सत्य है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अभी सत्य राइट ऑप्शन चूज नहीं करें। क्या बोला है, लोटनी घर्षण सर्फी घर्षण से कम होता है, ये भी सत्य है। क्या बोल रहा है आगे, सर्फी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमाएं के समान होती है जबकि ये विमाहीन राशि है। तो ये गलत कांस्टेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, असत्य कथन है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्या बोल रहा है, एक गुटके एक का द्रव्यमान यम है, एक क्षैतिज मेज पर रखा है, इस मेज के किनारे पर एक घर्षणहीन घिरनी लगी है, घिरनी लगी है जिसके ऊपर से गुजरती हुई एक हल्की डोरी का एक सिरा ए से जुड़ा है, डोरी के दूसरे सिरे से m2 द्रव्यमान का एक अन्य ब्लॉक बी है, ठीक है ना। ए है, इसका द्रव्यमान यम है, ठीक है ना, और बी ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो बोला है घर्षण गुणांक दिया है म्यू के, घर्षण गुणांक कितना दिया है म्यू के, तो बोला क्या गया है, तनाव ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, तनाव ज्ञात करिए। तो अच्छा चलो ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने घिरनी बना दिया, ठीक है। ए है कोई ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान m1 है, बी कोई ऑब्जेक्ट है इस प्रकार स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है ना। यह दोनों के बीच में घर्षण गुणांक लग रहा है म्यू के लग रहा है, तो ये एफ के इजिकल टू हो जाएगा, ठीक है ना, एफ के इजिकल टू हो जाएगा म्यू के, क्या हो जाएगा म्यू के m1g, ये फोर्स लगेगा बेटा। टेंशन इधर दिख रहा है आपको, टेंशन इधर दिख रहा है, टेंशन यहाँ पर दिख रहा है। सॉल्यूशन करना है, फ्री फॉलिंग बॉडी का सवाल है, फ्री फॉलिंग बॉडी का सवाल है। पहले बॉडी ए के लिए बात करेंगे, फॉर बॉडी ए, इधर करते हैं फॉर बॉडी ए, फॉर ए के लिए बात करेंगे। तो दिख रहा है टेंशन, दिख रहा है टेंशन माइनस, क्योंकि जिधर गति हो रही है उधर ले रहे हैं, ये दिख रहा है माइनस, ये क्या हो जाएगा F1 के, मतलब हम लिख सकते हैं म्यू के m1g, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं बेटा म्यू के m1g बराबर में बेटा नेट फोर्स कितना लग रहा है, m1 मास है, नेट एक्सीलरेशन हम लोग लेके चल रहे हैं a, डन है। तो एक्सीलरेशन यहाँ से निकालेंगे, एक्सीलरेशन यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा t म्यू के m1g, ठीक है ना, डिवाइड बाय m1, ठीक है, इसको पकड़ के रखे भी। ये बॉडी ए के लिए हुआ। बॉडी बी के लिए बेटा, बॉडी बी के लिए फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी सॉल्व कर रहे हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान नीचे लग रहा है m2g, ठीक है ना, m2g, टेंशन ऊपर, बॉडी नीचे आ रही है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं m2g माइनस टेंशन ऊपर जा रही है, बराबर में नेट फोर्स m2 इंटू एक्सीलरेशन, m2 इंटू एक्सीलरेशन। इस प्रकार से फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने सेट कर लिया। एक्सीलरेशन निकालेंगे यहाँ से m2g माइनस टी डिवाइड बाई m2, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो, इसको और इसको दोनों बॉक्स को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस म्यू के m1g डिवाइड बाय m1 बराबर, ठीक है, इसका राइट हैंड साइड लिखते हैं म्यू2g माइनस टी डिवाइड बाई m2। तिर्यक गुना करोगे तो आपको सीधे सीधे मिलेगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा टेंशन बराबर मिल जाएगा, टेंशन बराबर मिल जाएगा m1
यम टू जी 1 + म्यू डिवाइड बाय यम 1 + यम 2। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से टेंशन निकालना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तिर्यक गुना करके आप पक्षांतर करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यम 1 यम 2 इंटू जी म्यू 1 + के डिवाइड बाय म्यू 1 + म्यू 2। ठीक है नहीं, सॉरी यम 1 + यम 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। यह दर्शाए गए निकाय के 3 पिंड दिए हुए यम 1 यम 2 यम 3 एक रस्सी से जुड़े हैं जो एक घिरनी पी के ऊपर से होकर गुजरा है। दिया हुआ है प्रश्न में, चित्र में भी दिया है यम 2 यम 1 पी घिरनी से गुजर है। यम 1 फ्री मुक्त रूप से इस प्रकार से लटका हुआ है। घर्षण गुणांक दिया हुआ है म्यू, घर्षण गुणांक इनके बीच का क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसका द्रव्यमान नगण्य है। बोला यम 1 यम 2 यम 3 सब तीनों का द्रव्यमान यम है, इसका भी द्रव्यमान यम है, इसका भी द्रव्यमान यम है और इसका भी द्रव्यमान यम है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, त्वरण पूछा गया, त्वरण। तो अच्छा सुनिएगा पहले, इसके लिए एक चीज याद रखिएगा, यम 2 यम 3 ये दोनों एक सिस्टम मान लेते हैं। हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स हमारा इधर कितना लग रहा है? एफ के बराबर 2 म्यू के यम जी लग रहा है, 2 म्यू के यम जी लग रहा है। अच्छा 2 म्यू के यम जी कहां से आ गया? 2 यम है, ठीक है ना। यम 1 + यम 2 मास कोएफिशिएंट ग्रेविटेशन। अच्छा आप जानते हैं बेटा, आपको बता देते हैं, घर्षण बल के लिए आपको जानना जरूरी है। घर्षण बल क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी सतह पर गति करता है तो संपर्क सतह के बीच एक विरोधी बल काम करता है जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, संपर्क सतह के बीच एक विरोधी बल काम करता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। ये घर्षण बल का जो मान है, ये क्या होता है? इसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल आर बेटा। ठीक है बेटा, जब हम लोग नियतांक हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी म्यू को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? घर्षण गुणांक कहते हैं। इसी म्यू को क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। और ये घर्षण गुणांक का जो मान है, बेटा, ये सरफेस के प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब सतह है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा? सतह की प्रकृति पर। केवल सतह, आप चिकना सतह रखोगे, खुरदुरा सतह रखोगे तो म्यू का मान चेंज होते रहेगा बेटा। क्लियर है? दो वस्तु के संपर्क सतह के बीच में एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इसके जस्ट अपोजिट काम कर रहा होता है। ये घर्षण बल हमेशा इस बल का क्या करेगा? विरोध करेगा, गति का विरोध करेगा घर्षण बल। ओके, ध्यान रखिएगा। अब घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, सर्पी घर्षण बल, रोलिंग घर्षण बल। मतलब हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसमें भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है ना, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होता है। कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। एफ एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एफ के। ठीक है, एफ एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एफ के। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एफ एस जो है हमारा, जो अभी के लिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है उसके बराबर होना चाहिए। मतलब मैं अगर इसको लिखूं म्यू आर बराबर, ये म्यू आर हुआ ना, और इसको लिखते हैं हम लोग एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप क्या करते हो, म्यू आर का मान क्या आर का मान क्या होता है बेटा? जो वस्तु का भार होता है उसी को हम लोग आर का मान लिखते हैं। ठीक है ना, मतलब उसके जस्ट विपरीत होता है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं गति के तीसरे नियम में। आर का मान एम जी के बराबर होगा, तो आर का मान एम जी के बराबर हो जाएगा तो लिखोगे म्यू एम जी बराबर एम इंटू ए, एम सी एम कैंसल। तो जब बल संतुलित अवस्था में होगा तब हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला आप ये भी देख सकते हो, म्यू जी, एक्सेलरेशन का फार्मूला म्यू जी देख सकते हैं। आगे ये वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे बेटा। जो एक्सेलरेशन है डायरेक्ट हम लोग म्यू जी पुट करेंगे। कहाँ से आया? तो ये ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा नेट फोर्स के इक्वल होता है उस कंडीशन में जब बल गति नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु गति नहीं कर रही है उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स इस नेट बल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स जब वस्तु गति नहीं कर रही है, ठीक है ना, एफ एस बराबर म्यू एम जी कहां से आया? म्यू आर से। म्यू आर कहां से आया? तो आप लोग ने पढ़ा है बेटा, एफ बराबर म्यू आर पढ़ा है। ठीक है,
और ये आर का मान लिख दिए हम लोगों ने, आर बराबर होता है एम जी। आर बराबर क्या होता है बेटा, एम जी होता है, ठीक है ना। तो ये म्यू आर जी, नेट फोर्स हम लोग लिखते हैं हमेशा, नेट फोर्स क्या से रिप्रेजेंट करता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो जब बल वस्तु संतुलित अवस्था में है, ये कह सकते हैं बल संतुलित अवस्था में, वस्तु गति नहीं कर रही है, उस स्थिति में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेट फोर्स के इक्वल होगा। तब हम लोग सूत्र लिखेंगे ए इज इक्वल टू म्यू जी। ए इज इक्वल टू म्यू जी हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब घर्षण गुणांक दिया हुआ है तब हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला ये रहेगा, ठीक है बेटा। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न पर। अच्छा, प्रश्न समझा दिए क्या वाला? हाँ, नहीं। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर ही समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर नेट फोर्स एफ हो गया, नीचे नेट फोर्स कितना हो गया, ये भी एम जी है, एम जी, ठीक है बेटा। और टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब तीनों एम है तो m प्लस m कितना 3m। तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन बराबर टोटल फोर्स या टोटल नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास लिख सकता हूँ बेटा, टोटल मास लिख सकता हूँ। अब देखिए टोटल फोर्स बराबर कितना, टोटल फोर्स कितना बेटा, टोटल फोर्स, हमारा फोर्स नीचे जा रहा है, मतलब हमारा जो बॉडी है नीचे की ओर सरक रहा है, नेट फोर्स नीचे काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस, ठीक है ना, ये अपोजिट फोर्स है, मतलब हम लिख सकते हैं 2 म्यू के एम जी, ये म्यू के मतलब ये अपॉन में है, ये बेस में है, m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब 3m। तो एम से एम को उड़ा देते हैं, एम से एम कैंसिल बेटा। आंसर कितना बचेगा बेटा, आंसर कितना बचेगा, अच्छा जी कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो जी कॉमन निकलेगा तो आप बता सकते हो g1 माइनस 2 म्यू के डिवाइड बाय में 3, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन मैच करेंगे कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बेटा, g1 माइनस 2 म्यू अपॉन में 3। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो बल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक दूसरे को एग्जिस्ट करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर। किधर है प्रश्न, आ जा। ओके, एक कन्वेयर बेल्ट है 2 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति कर रहा है बेटा, ठीक है। तो एक बॉक्स को उस पर धीरे से गिराया जाता है, उनके मध्य घर्षण गुणांक दिया हुआ है म्यू बराबर 0, देखो घर्षण गुणांक का मान दिया हुआ है, यहाँ पर घर्षण गुणांक का मान दिया हुआ है 0.5। बॉक्स बेल्ट पर विराम में आने से पहले बेल्ट के सापेक्ष गति करेगा, ठीक है ना। अच्छा, बोला क्या है, दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको जी बराबर कितना रखना है बेटा, 10 रखना है। जी बराबर कितना रखना है, तो 10 रखना है। तो आप एक्सेलरेशन अभी देखो बेटा, म्यू जी निकाल सकते हैं। मैंने अभी जस्ट वाले पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ए बराबर म्यू जी कैसे आया, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा बेटा म्यू कितना 0.5, ठीक है ना, जी 10, तो ये म्यू बराबर 5 लिख सकता हूँ। ms माइनस 2 हमारा आंसर आ जाएगा, एक मतलब आंसर मतलब एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो अब बता सकते हैं, अब बता सकते हैं बेटा कि हम लोग सापेक्ष गति करेगी तो इसके लिए वेलोसिटी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गाड़ी चलते रुक रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू, और एक्सेलरेशन कितना निकाले 5 मल्टीप्लाई यस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये इधर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यस बराबर 0.4 मीटर, 0.4 मीटर आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डन है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बस ये कॉन्सेप्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा, जब दो फोर्स इक्विलिब्रियम में हो, फ्रिक्शन फोर्स, नेट फोर्स, तब हम लोग को एक्सेलरेशन इतना लेना है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्या बोल रहा है बेटा, यम द्रव्यमान का ब्लॉक गाड़ी सी के संपर्क में है, नीचे चित्र में प्रदर्शित ब्लॉक दिया हुआ, गाड़ी के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक म्यू के है, गाड़ी का वह त्वरण अल्फा है, गाड़ी का त्वरण दिया हुआ है अल्फा। ये इस प्रकार से जो यम द्रव्य का मास गाड़ी में लटका हुआ है, ये गाड़ी का त्वरण अल्फा है, सी गाड़ी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोला गया है ब्लॉक को गिरने से रोक सके उसके लिए होगा, अल्फा कितना होगा बोल रहा है, गाड़ी को गिरने से रोक सकने की, उसके लिए कंडीशन ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ये क्या होना चाहिए बेटा, ये नेट फोर्स के इक्वल और उससे ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं किसी वस्तु को ढकेल रहा हूँ, मुझे इसको रोक के रखना है या गति नहीं करने देना है, तो हाँ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोजिट में लग रहा है, जो ये फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा है हमेशा, वो इससे ज्यादा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। उस स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है वो गति नहीं करेगा बेटा। और जिस क्षण फ्रिक्शन फोर्स इससे छोटा हो जाएगा या ये इससे बड़ा हो जाएगा, नेट फोर्स इससे बड़ा हो जाएगा, नेट फोर्स इससे जब बड़ा हो जाएगा, उस केस में ऑब्जेक्ट जो है गति करना स्टार्ट कर देगी। तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो एफ है इज ग्रेटर देन टू इक्वल कैपिटल एफ, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एफ एस को हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, एफ एस को हम लोग लिख सकते हैं, एफ हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा हाँ, ये वाला जो एफ है हम लोग लिख सकते हैं क्या बेटा, म्यू, ये फार्मूला लिखते हो बेटा, म्यू एम इंटू जी इज ग्रेटर देन टू इक्वल मास इंटू अल्फा एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसल। तो जो हमको निकालना था म्यू, म्यू का सॉरी क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा, अल्फा दैट इज ग्रेटर देन टू, दैट इज लेस देन टू, हाँ लेस देन आएगा, ग्रेटर देन, ओके, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये अल्फा ग्रेटर हो जाएगा जी अपॉन, सॉरी आई हैव सम मिस्टेक्स, नेट फोर्स को mg से लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, हमने बोला था कि जो, इधर समझिएगा, यहाँ यम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, सी बॉडी पर है, ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन अल्फा है, इसका एक्सेलरेशन बेटा अल्फा है, ठीक है ना। तो ये बॉडी को मूव नहीं करने देना है, कौन सा, इस बॉडी को मूव नहीं करने देना है, मतलब इसके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, म्यू यम जी, म्यू यम अल्फा बेटा, म्यू यम अल्फा, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स किसका दिया हुआ है, गाड़ी का, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी बेटा, ठीक है ना, इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमारा ये हो जाएगा अल्फा बराबर, अल्फा इज ग्रेटर देन टू जी अपॉन में म्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जी, जी अल्फा इज ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बेटा, इसमें भी वैसे ही कुछ है, ठीक है ना। पढ़िए क्वेश्चन को, एक ब्लॉक बी को एक क्षैतिज तल पर आरंभिक वेग v से क्षण भर के लिए धकेला जा गया है, यदि b और तल के बीच सर्फी घर्षण गुणांक म्यू हो तो ब्लॉक बी कितने समय के उपरांत विरामावस्था में को प्राप्त करेगा। अच्छा इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ए पता है ना बेटा, ए बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू जी लिखते हैं, और हमको पता है v मतलब फाइनल वेलोसिटी u प्लस ए टी लिखते हैं, तो विरामावस्था में आने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल वी दिया हुआ है, माइनस ए टी टी निकालना है, कितने समय में बोल रहा है ना, कितने समय में विरामावस्था में आ जाएगा, तो टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं वी बाय ए का मान दिया हुआ है कितना, म्यू जी हम लोग निकाले थे, ध्यान रखिएगा, वी बराबर म्यू जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर, वी अपॉन म्यू जी कितना हो जाएगा, वी अपॉन म्यू जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो आज के इस पार्ट्स में हम लोग लगभग इतने क्वेश्चंस को लेकर आए हैं फिलहाल के लिए, 36 क्वेश्चंस हो गए, पिछले 19 क्वेश्चन हम लोग निकाल लिया था, इस वाले स्लाइड में 36 क्वेश्चन करें। आगे के जो लेक्चर है, आगे के पार्ट में हम लोग बाकी के सारे प्रश्न लेकर आएंगे बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।